हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में अपना स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की जो कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम्स है उनके बारे में। और सबसे पहले हम जो 10 की प्रश्नावली है उसके एक थ्योरम लेने जा रहे हैं और ये है त्रिभुज की माध्यिकाएं जो वो एक के बिंदु से गुजरती हैं और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को जो माध्यिकाएं गुजरती हैं वो बिंदु जो केंद्र होता है वो बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वो त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये त्रिभुज बना लिया एक और ये इसकी मैंने तीनों माध्यिकाएं बना ली, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, ये डी हो गया और ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ये तीनों ये मान के चलो कि ये बिंदु ओ से गुजर रही हैं, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, दिया हुआ है। अब आपको दिया हुआ क्या है, इसमें एक त्रिभुज दिया है, उसकी तीनों माध्यिकाएं दी हैं और वो बिंदु ओ से गुजरती है। इतनी चीज दी है ना, तो ये चीज लिखो सबसे पहले आप कि त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं, त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं ए डी बीई और सी एफ, ए डी बीई और सी एफ बिंदु ओ से गुजरती हैं, बिंदु ओ से गुजरती हैं। अब ये चीज क्या आपको गिवन है, गिवन क्या है, इन ए ट्राइंगल एबीसी देयर आर 3 मीडियंस ए डी बी एंड सी एफ, ए डी बी एंड सी एफ इंटरसेक्ट वन अनदर एट पॉइंट ओ। ये इंग्लिश मीडियम वालों के केवल मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं, तो आपको इससे समझना है ना। फिर देखना नेक्स्ट चीज क्या होगी, इसमें आपको टू प्रूव सिद्ध क्या करना है, तो वो आप लिखोगे यहाँ पे, ये तो आपको गिवन है इसमें ना, फिर आप लिखोगे सिद्ध करना है। तो इसमें सिद्ध क्या करना आपको कि जो ये बिंदु है ओ, ये प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो ये माध्यिका यहां से एडी है पूरी माध्यिका, तो इसको बांटेगा किसमें, 2:1। मतलब एओ और ओटी का जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 2:1। तो कहने का मतलब है कि एओ अनुपात ओडी, इसी प्रकार से बीओ अनुपात ओई और इसी प्रकार से सीओ अनुपात ओएफ। ये अनुपात जो है ना ये होनी चाहिए 2:1 में। मतलब तीनों माध्यिकाओं को जो केंद्रक बिंदु वो 2:1 में विभाजित करता है। ये अपने को सिद्ध करना है। अब इसके लिए हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या करनी है, एक छोटी सी रचना। अब रचना को देख रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, रचना को देखना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि ये जो एडी माध्यिका है इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। और ये मान लो कि मैंने इसको जी बिंदु तक बढ़ा दिया। अब मैंने इसको कितना बढ़ाया, मैंने इसको उतना बढ़ाया है जितना ये जो एओ है ना, एओ उतना ही ये क्या हो जाए, ओजी हो जाए। मतलब तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि एडी को जी तक बढ़ाया, एडी को जी तक बढ़ाया ताकि एओ बराबर ओजी हो जाए। मतलब आपने एडी को जी तक बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया कितना कि एओ बराबर किसके हो जाए, ओजी की। मतलब आपने इसको इतना बढ़ाया कि ये जो जितनी एओ है उतनी क्या हो जाए, ओजी हो जाए। तथा इसके बाद में आपने किया, तथा ये जो जी दिख रहा है ना, जी को आपने क्या किया, इधर तो आपने बी से मिला दिया और इधर आपने सी से मिला दिया। तो ये चीज इसमें लिख दो आप कि जी को बी तथा सी से मिलाया, जी को बी तथा सी से मिलाया। तो इंग्लिश मीडियम में कैसे बोलेंगे इसको, एक्सटेंड एडी टू जी, एक्सटेंड एडी टू जी अंटिल एओ इज इक्वल टू बी। हम मतलब हम इसको कब तक बढ़ाते हैं कि एओ के बराबर क्या हो जाए, ओजी हो जाए। एंड मीट जी टू बी एंड सी, जी को बी और सी से मिलाया, या ऐसे बोलूंगी ज्वाइन जी टू बी एंड सी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। अब इसमें क्या करना है अपने को, सिद्ध क्या करना है वो आप ध्यान में रखे चलना आपको, ठीक है। अब मैं यहां पे देखो क्या लिख रहा हूं, उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है प्रूफ, ठीक है। अब आपको देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें, कौन से त्रिभुज दिख रहे हैं, दो, एक तो ए बी जी और एक त्रिभुज दिख रहा है ए सी जी। अब हम इन दोनों त्रिभुजों के ऊपर बात करेंगे। अब एक चीज आप देखना कि ये जो एप है ना, ये इस ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, कौन से त्रिभुज में, ए बी जी में। और ये जो ओ बिंदु है ये इस ए जी का मध्य बिंदु है। भाई ओ ए जी का मध्य बिंदु कैसे हुआ, हमने ये चीज रचना से भी लिखी है कि ए ओ बराबर क्या है, ओ जी।
ए ओ बराबर ओ जी है, ओ पर आ रही है ना, ओ इसका क्या हो गया मध्य बिंदु, तभी तो बराबर होंगी भाई। कोई एक लाइन है उसमें मिड पॉइंट है, वो अगर मिड पॉइंट हो गया तो अपने आप ही वो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और ये एफ इसका मध्य बिंदु है, ये कैसे पता चला, ये आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो उस जिस सामने भुजा पर जाकर मिलती है ना, वो हमेशा उस भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर ही मिलती है। तो ये सी एफ क्या है, माध्यिका है, और ये इस ए बी के मध्य बिंदु पर जा मिलेगी। तो इसका मतलब एफ भी मध्य बिंदु है, ये ओ बी क्या है, मध्य बिंदु। तो आपको ये त्रिभुज जो दिख रहा है ए बी जी में, ए बी किसी भी त्रिभुज की मान लो, तो आपको क्या याद रखना है कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो एक भुजा बनती है ना, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है और ये आपको लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी भुजा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। तीसरी किसकी, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा बच गई है ना, तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। तो अब आप त्रिभुज ए बी जी में देखना, ये एफ भी मध्य बिंदु है, ओ भी मध्य बिंदु है, तो इन दोनों को मिलाया तो ये ओ एफ बन गई आपकी। तो ये ओ एफ जो है, ये तीसरी भुजा जो बीजी है, मैं त्रिभुज ए बी जी की बात कर रहा हूं। ओ एर जो एफ है, ये दोनों के हैं मध्य बिंदु है, और दोनों मध्य बिंदु है, तो इनको जब मिलाया तो एक भुजा बनी ओ एफ, जो कि इस बीजी के क्या है, समांतर, और उसकी क्या होगी, आधी होगी। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी जी में, तो आपने क्या लिखा फिर, अतः है त्रिभुज ए बी जी में आप लिखोगे एफ तथा ओ क्रमशः है भुजा ए बी तथा ए जी के मध्य बिंदु है। भाई एफ तो ए बी का है ना, और जो ओ बिंदु है वो इस ए जी भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम जानते हैं कि जब उनको मिलाते हैं, यहां पे देखो हमने मिलाए हुए, तो आप क्या लिख सकते हो, तो ओ एफ जो है वो क्या होगा, समांतर होगा किसके, इसे बीजी के, समांतर भी होगा और उसकी आधी भी होगी। तो ओ एफ जो है वो क्या होगा, बीजी का आधा भी होगा। ठीक है, ये दो चीज आ गई आपके पास में, ये ध्यान में रखनी है आपको ना। अब चाहो तो आप इनको समीकरण भी दे दो, जैसे मान लो इसको 1 नंबर दे दिया आपने, जो समांतर है ना उसको मैंने 1 नंबर दे दिया। इसी प्रकार देखो एक त्रिभुज और बन रहा है, ये तो त्रिभुज आपने लिखा है एबीजी में, इधर देखो ए सी जी, ये ई क्या है, इस एसी का मध्य बिंदु, और ओ जो ओ है ये एजी का मध्य बिंदु है। तो इसी प्रकार अब आपको ये नहीं लिखना, आप सीधा लिख दो है ना, इसी प्रकार, या फिर पूरा लिख दो और ही बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी जी में ई तथा ओ क्रमशः एसी तथा एजी के मध्य बिंदु है। ई तथा ओ क्रमशः एसी तथा एजी के मध्य बिंदु है। ठीक है, ये दोनों चीजें लिख दी आपने, मध्य बिंदु है तो दोनों को मिलाएंगे तो वो तीसरी भुजा समांतर और उसकी आधी होगी। तो आप यहां से क्या लिख दोगे कि जो ओई है वो तीसरी भुजा, ये रहा ए सी जी, इन दोनों को मिलाया तो तीसरी भुजा क्या है, जीसी या सीजी बोलते हैं की बात है। तो सीजी के क्या हो गया, समांतर हो गया, और सीजी का आधा भी होगा। तो ओई जो है वो सीजी का क्या हो जाएगा, आधा। समझ गए इतना? ठीक है, अब यहां से आप देखना, आप एक काम करो, इसको आप लिख लो है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है,
तो मैं देखो इसका थ्योरम वाला यह मिटा देता हूं मैंने ना, ये यहां तक इसको रब कर देते हैं अपने को। ये लो जी, अब देखना, अब समीकरण 1 और 2 से आप देखना, पहले मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बोल रही है कि OF जो है वो समांतर है BG के। अब ध्यान से देखना, ये रही OF, ये BG के समांतर है। अब मैंने इस OF को आगे बढ़ाया, देखो इधर है ना, तो आगे बढ़ाया तो ये जो पूरी लाइन है ये भी इस BG के क्या होगी, समांतर होगी। भाई ये अगर ये इतनी सी लाइन है, यहां पे समझना, जैसे मैं ये कहूंगी ये लाइन इसके समांतर है, ठीक है। अब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो ये पूरी लाइन भी इसके समांतर होगी। तो उसी प्रकार से यहां पे देखना, ये जो OF है ये इस BG के समांतर है समीकरण 1 से। तो मैंने इसको आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पर ये जो आगे रेखा अपनी OC, ये OC भी क्या होगी, BG के समांतर। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, अतः OC क्या होगी, BG के समांतर। इसको नंबर दे दिया 3 आपने। इसी प्रकार समीकरण 2 से, इसी प्रकार समीकरण 2 में क्या था कि OE जो है वो समांतर है CG के। अब ये देखना, ये रही OE, ये समांतर ही CG के। तो मैंने OE को आगे बढ़ाया तो ये OB है, OB भी क्या होगी, CG के समांतर होगी। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, अतः जो OE है, सॉरी OB, इस OE को आगे बढ़ाया तो ये OB जो है ये किसके समांतर होगी, किसके, CG के। इसको नंबर दे दिया आपने 4। अब यहां से देखना आप समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। अब इनको ध्यान से देखना आप, ये रही OC समांतर तो है BG के और OB समांतर है GC के। तो ये देखो एक चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, अगर किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है तो वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो समीकरण 3 और 4 से आप क्या लिख सकते हो, जो BOCG है ना, BOCG ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। BOCG एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब एक चीज आपको यह भी ध्यान में होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आप यहां पे लिखोगे फिर, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं ना, ठीक है। अब देखना इसको, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम विल बी बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब अगर विकर्ण है कौन कौन से, एक तो देखो ये BC विकर्ण है, BOCG की बात कर रहा हूं, इसका विकर्ण एक तो BC हो गया और एक क्या हो गया, ये OG हो गया। तो आपको इस विकर्ण से देखना, हम केवल इसकी बात करें तो एक तो बात होगी कि BD बराबर तो क्या हो जाएगा, BC। अब ये तो ऑलरेडी पहले से ही बराबर था, कैसे था आपको पता है ना, क्योंकि ये AD क्या थी, माध्यिका थी। तो माध्यिका जो सामने भुजा को मध्य बिंदु पर मिलती है तो BD बराबर DC तो पहले से ही था। इसके अलावा OD बराबर क्या होगा, DG, OD बराबर क्या होगा, DG, ठीक है। अब यहाँ OD बराबर DG क्यों, कि विकर्ण है और विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OD बराबर DG। अब यहां से देखना OD बराबर, इस DG को क्या लिख सकता हूं मैं, भाई OD और DG दोनों बराबर है और D मध्य बिंदु है किसका, OG का। ये देखो OG का मध्य बिंदु हुआ तभी तो ये दोनों बराबर है ना, OD और OG। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस OD को है ना, ये जो मैंने DG लिखा है, DG को मैं क्या लिख रहा हूं, OG का आधा लिख सकता हूं। भाई ये OG का आधा ही तो है ना, भाई ये OG का आधा ही तो लिखा है मैंने, और क्या किया है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, अब देखना आगे, मैंने DG को लिख दिया OG का हाफ। अब यहां से आप देखना, इस OG को मैं क्या लिख सकता हूं, आपने रचना से क्या लिखा था, AO बराबर OG। तो आप इस OG की जगह क्या लिख सकते हो, आप AO लिख सकते हो। यहां से आप लिख देना रचना से AO बराबर OG। देखो कोई चीज आप लिख रहे हो ना तो उसको आगे आपको कोष्टक में दिखाना जरूर है कि आपने ऐसा क्यों किया है, ठीक है ना।
अब आप यहां से देखना, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखना, इससे 2 को मैं इधर लेके आ रहा हूं और ओडी को नीचे लेके जा रहा हूं, और इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया। अब देखो एओ बटा ओडी कितने किसके बराबर आ रहा है, 2:1 के। इसका मतलब एओ अनुपात ओडी कितना है, 2:1। इसी प्रकार तो यहां से आप पहले तो इसको ऐसे लिख दो कि एओ अनुपात ओडी कितना है, 2:1। भाई ये चीज तो सिद्ध करनी थी अपने को। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, बीओ अनुपात ओई बराबर सीओ अनुपात ओएफ, ये दोनों भी किसके बराबर होंगे, 2:1 के। तो इस प्रकार इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बताना, और इसको 1-2 बार देखना आराम से ना। और इसका आप एक काम करो, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, पहले यहां तक है फिर इसके बाद में ये, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं अपन। चलिए, तो अगली थ्योरम जो वो मैंने लिख दी यहाँ पे ना। अगली थ्योरम में 11 की प्रश्नावली से जो है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इसमें क्या होता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे ये त्रिभुज है, इसमें ये एक भुजा है, इसकी हमने एक भुजा समांतर ले ली, ठीक है। तो समांतर एक जो रेखा खींची है, ये जो शेष त्रिभुज की दो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में विभाजित कर दिए, ये अपनी प्रमेय। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ क्या है, इसमें जो दिया हुआ वो लिख दो सबसे पहले। तो आप त्रिभुज एबीसी में ये डीई जो है ना, इसकी समांतर दी अपने को है ना। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है, तथा अब ये डी समांतर बीसी दे दिया ना, इसके अलावा ये भुजा जो एबी को तो डी पर प्रतिच्छेद करती है और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, तथा ये है भुजा, ये ऐसे लिख दो, तथा डीई तथा डीई भुजा एबी तथा एसी को क्रमशः डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अभी फिलहाल अपने को इतना ही पता है इसमें, है ना। ये चीज अपने को क्या है, गिवन है, दिया हुआ ये। फिर हम दूसरी बात लिखेंगे, इसमें सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है इसमें, प्रूव ये करना, ये जो भुजा है ना, ये शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात मतलब यहां से एडी बट्टा डीबी, ये अनुपात हो गया इस भुजा का, मतलब एडी बट्टा डीबी अनुपात, ये बराबर होना चाहिए दूसरी भुजा के अनुपात के भी, मतलब एई बट्टा इसी की, ये बराबर होना चाहिए एई बट्टा इसी की। ये सिद्ध करना अपने को, ठीक है। तो चलिए इसमें रचना करनी पड़ेगी अपने को एक छोटी सी। तो देखना रचना में देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने पहले इस डी को मिला दिया सी से, ठीक है, और इस बी को मिला दिया इसे, ठीक है, इतना। इसके बाद में यहां से एक तो मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ये वाला जिसको मैंने मान लो नाम दे दिया डीई, और एक परपेंडिकुलर ये डाल रहा हूं मैं, ठीक है। कोई भी नाम दे दो इनको, फॉर एग्जाम्पल हमने एम और एन नाम दे दिया इनको, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर तो हो गया डीएन और एक परपेंडिकुलर हो गया ईएम। तो ये जो डीएन परपेंडिकुलर है ये तो एसी पर है ना, और ये जो ईएम परपेंडिकुलर है ये इस एबी पर है। परपेंडिकुलर मतलब लंब डाला आपने, है ना। तो ये चीज यहां पे लिखो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बी को इससे तथा सी को डी से मिलाया, या फिर ऐसे लिख दूं, बी को ई तथा डी को सी से मिलाया, तथा जो परपेंडिकुलर है ना, और कौन सी भुजा पर वो लिख दो आप सीधा। तो देखो डीएन परपेंडिकुलर एसी पर है, तथा डीएन परपेंडिकुलर एसी, ये जो निशान लिखा है मैंने लंब का है ना। और इसके अलावा ये कौन सा है, ईएम परपेंडिकुलर किस पे, एबी पे, ईएम परपेंडिकुलर एबी। ये आपने क्या करी है, रचना करी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। तो देखना आप उत्पत्ति में देखना, अब यहां से आप देखना ध्यान से, नीचे एक त्रिभुज तो बन रहा है बीडीई, एक त्रिभुज बन रहा है सीडीई, और एक ऊपर ये त्रिभुज जो बन रहा है आपका एडीई। हम इन तीनों त्रिभुजों की बात करेंगे।
तो ये जो ऊपर वाला ए डी ई त्रिभुज है ना, इसको एक बार तो इस वाले त्रिभुज के साथ में लेंगे और एक बार इस वाले त्रिभुज के साथ में। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। मैंने क्या लिखा, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। तो अब देखना आप ए डी ई का आधार क्या है, ये रहा आपका ए डी ई। आधार कौन सा होता है, जिस भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर आता है ना, वो आधार होता है, इसका आप ध्यान रखना। तो इस आधार एडी लेंगे, एडी क्यों लेंगे, क्योंकि इस पर ये लंब आ रहा है ना, तो ये जो लंब होता है ना वो ऊंचाई हो जाता है, और वो जो लंब जिस भुजा पर जाता है उस भुजा को हम क्या लेते हैं, आधार लेते हैं। तो आधार एडी हो जाएगा और ये ईएम क्या हो जाएगा, लंब। तो आप क्या लिख दोगे, एडी गुणा ईएम, और इसको आप नंबर दे दो एक। एडी क्यों लिखा, एडी आधार, ऊंचाई क्या है, ईएम। जो लंब होता है ना हमेशा ऊंचाई वही होती है, लिख दिया आपने। इसी प्रकार से मैंने क्या कहा, एक बार इसको त्रिभुज को साथ में लेंगे अपने, तो दूसरा त्रिभुज अपने पास में बी डी ई। तो आप लिखो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। वही सूत्र आपका अगेन, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 मैंने कहा कि आधार कौन सा लेना जिस पर लंब हो। तो अब आप सोचो कि सर इस बी डी में तो कोई लंब है ही नहीं। एक्चुअल में ये जो त्रिभुज है ना, ये है अधिकोण त्रिभुज, और अधिकोण त्रिभुज में हम आधार को आगे बढ़ाकर फिर उस पर जो लंब आता है ना वो भुजा आधार लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखना, मैं जब इस बीडी को आगे बढ़ाऊंगा तो ये ईएम इस पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कैसे देखना, ये बीडी है, इसको मैंने आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाऊंगा तो ये जो लंब आ रहा है ना, कौन सा, ईएम, किस पर आ रहा है, इस बीडी पर। क्योंकि त्रिभुज, अब आप ये मत करना कि सर ये बीएम हो गई फिर तो भुजा। देखो भाई इस त्रिभुज में बीएम एम है ही नहीं कहीं पर, तो भुजा तो यही लेंगे, इसको हम आगे बढ़ाकर फिर उस पर लंब लेते हैं ना। तो आधार क्या हो जाएगा, बीडी, और लंब क्या हो जाएगा, ईएम। तो आप क्या लिख दोगे, बीडी गुणा ईएम। अब यहां से आप देखो समीकरण 1 में आप 2 का भाग देते हो, तो आपने लिखा समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, जब आप भाग दोगे तो कैसे लिखोगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, है ना। और इधर आप भाग दोगे तो 1/2 गुणा एडी गुणा ईएम और 1/2 गुणा बीडी गुणा ईएम, ठीक है। अब देखो जो भी कैंसिल हो रहा है उनको काट दो आप, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ईएम से ईएम कैंसिल, तो ऊपर तो क्या रह गया, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी। एक काम करो, इसको आप नंबर दे दो 3। देखो हमको जो सिद्ध करना था उसका एक पार्ट तो आ गया, अब दूसरा और लेके आना ए बटा इसी। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज को अब इस नीचे वाले जो दूसरा वाला त्रिभुज है इसके साथ में लेंगे। तो देखना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, फिर मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर ये थ्योरम एग्जाम में नहीं आती है ना तो इसके ऊपर जो रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो जरूर आएंगे आपके, देख लेना चाहिए यहाँ से, ठीक है। ले ली होगी आपने, चलो मैं मिटा देता हूं। स्टेटमेंट आपको जरूर याद में रखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस पर कोई उदाहरण आता आपके पास में इस थ्योरम पर, तो उस उदाहरण में आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना होगा। तो आपको सिद्ध क्या करना है उस चीज को ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अब देखो, अब मैंने अगेन एक बार तो त्रिभुज वही ले लिया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, वो ये आपने लिखा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2। अब इस बार देखना आप, इस बार हम इस वाली भुजा की बात कर रहे हैं, तो लंब इस बार ये लेंगे डीएन, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आधार तो हो जाएगा ए, और इस पर ऊंचाई क्या हो गई, जो लंब की बात करें वो हो गया डीएन। इसको नंबर दे दिया 4। फिर मैंने कहा कि एक बार इस इधर वाला त्रिभुज लेते, तो इस बार ये त्रिभुज लेंगे सी डी ई, है ना, तथा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, वही अगेन आपने सूत्र लगाया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई का, ठीक है। तो 1/2 गुणा आधार, आधार देखना मैंने कहा कि जिस पर परपेंडिकुलर होता है वो आधार लेते हैं। तो इसका जो इसी पार्ट है, इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो जैसे आगे बढ़ाया तो डीएन इस पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सी मान लो या इसी मान लो, इसी, और वही परपेंडिकुलर डीएन। इसको नंबर दे दिया मैंने 5, ठीक है। फिर अगेन वही समीकरण में भाग देने पर, तो समीकरण 4 में 5 का भाग दोगे तो समीकरण
4 में आपने भाग दिया समीकरण 5 का, भाग दोगे तो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, तो इधर तो हो गया 1/2 गुणा AE गुणा DN, और इधर हो गया 1/2 गुणा इसी गुणा DN। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, क्या बच गया AE बटा इसी। तो आपने यहां से लिख दिया कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल जो किसके बराबर आ गया AE बटा इसी के, इसको आपने दे दिया 6 नंबर। अब 5 और आप एक तो ये 3 नंबर देखो और एक 6 नंबर देखो, आपको जो सिद्ध करना था ना AD बटा DB और AE बटा इसी, वो दोनों तो आ गए, लेकिन इन दोनों को बराबर कैसे करें। अब ये दोनों कब बराबर होंगी, जब ये राइट साइड वाले बराबर कब होंगे, जब इनका लेफ्ट पार्टिव भी क्या होगा बराबर होगा। अब लेफ्ट में क्या देखना आप, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, अब इसमें भी AD का, मतलब ये तो बराबर है, फिर है त्रिभुज CD का और त्रिभुज BDE का। अगर ये CDE और त्रिभुज BDE अगर इनका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाए ना तो अपना काम हो जाएगा। अब आप इन त्रिभुजों को देखो दोनों को, यहां से क्लियर हो जाएगा आपके पास में। ये तो रहा BDE मतलब ये वाला त्रिभुज है ना, और ये रहा CDE मतलब ये वाला त्रिभुज। अब ये त्रिभुज अगर आपको ध्यान से देखो तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है और दोनों एक आधार DE पर बनी हुई है। तो आपको एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज होते हैं ना, वो हमेशा उनका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। तो यही आपको यहां पे लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज कौन कौन से है, एक तो त्रिभुज BDE बन रहा है, एक CD बन रहा है। तो आप यहां से क्या लिखोगे कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, और इसको आपने नंबर दे दिया 7। अब आप 3, 6 और 7 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 3, 6 व 7 से। देखो मैंने कहा था आपको कि AD दोनों में बराबर है, और नीचे वाला आपने यहां से बराबर कर दिया, इसको मतलब ये जो लेफ्ट पार्ट है ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो आप यहां से क्या लिखोगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये लेफ्ट पार्ट था, ये जो राइट वाले इसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। बराबर में आप लिखोगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये देखो AD का क्षेत्रफल बट्टा BD का क्षेत्रफल, ये तो किसके बराबर है AD बट्टा DB के, तो इसकी जगह तो आपने लिख दिया AD बट्टा DB। और ADE बट्टा CD किसके बराबर है AE बट्टा EC के, तो ये आपने लिख दिया AE बट्टा EC। तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे अपन सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए फिर देखिए आप, जो एक तीसरी मैंने अभी लिख दिया 12 की प्रश्नावली से, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत सारे। देखना आप, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण से कोण का क्या होता है दुगुना होता है। तो यहां पे देखना आप, ये रहा केंद्र पर जो इस चाप द्वारा, चाप क्या AB चाप है, इसके द्वारा AOB कोण बन रहा है, और इसी चाप द्वारा शेष भाग पर ACB चाप बन रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, वृत्त में चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB तथा
शेष भाग पर बिंदु सी पर बना कोण एसी भी है। बिंदु सी पर बना कोण क्या है? एसी बी। भाई फिलहाल अपने को इतना ही दिया हुआ है ना। अब आप क्या लिखोगे? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो केंद्र पर बना कोण है वो शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो केंद्र पर एओबी बन रहा है, शेष भाग पर एसी भी बन रहा है, तो उसका क्या होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। अब इसके लिए एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी अपनी को। तो देखो रचना में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सी को ओ से मिलाया, सी को ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ाया, और मैंने ये मान लो आगे आप इस बिंदु तक बढ़ा दिया और पी तक बढ़ाया ना इसको। तो आप क्या लिखोगे? सी को ओ से मिलाते हुए, सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाया। ठीक है ये चीज आ रही है इतनी समझ में? ओके जी। देखो फिर नेक्स्ट बात करते हैं उत्पत्ति की। अब यहां पर आप देखना, आपको एक त्रिभुज दिख रहा है इसमें, ए ओ सी दिख रहा है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं? त्रिभुज ए ओ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने ये लिख दिया कि त्रिभुज ए ओ बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु क्यों है ये आपको बताना है। भाई देखो समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है? जब उसकी 2 भुजाएं क्या वो बराबर हो। अब देखो इसकी एक भुजा तो है ओ ए भुजा, एक ओ सी भुजा, ये दोनों बराबर है। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि ओ ए बराबर है ओ सी। अब ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये इस त्रिभुज की तो भुजा है, लेकिन इस वृत्त में ये क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो एक वृत्त में आप चाहे कितनी त्रिज्या खींच लो वो सारी बराबर ही होंगी। तो ये क्या हो जाएगी? इसका मतलब बराबर हो गई। तो इसका मतलब आप यहाँ, अब ये दोनों बराबर हैं तो उन भुजाओं के जो सामने कोण होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखना ये ओ ए भुजा है, इसके सामने कोण हो गया ए, ओ सी ए। तो कोण ओ सी ए, और दूसरी भुजा ओ सी है, ये ओ सी, इसके सामने का कोण ये, तो ओ ए सी। कोण ओ ए सी। ठीक है, ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। इसको आप समीकरण नंबर दे दो 1। इतना आ गया समझे? अब आप यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने इसको पी तक ही क्यों बढ़ाया इसका पता अब यहां से चलेगा। एक यहां पे देखो कोण बन रहा है, ठीक है, एओपी। ये एओपी कोण जो है ना इस त्रिभुज एओसी के लिए क्या है? 22 कोण है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि कोण एओपी त्रिभुज एओसी का बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है ना, बहिष्कोण है। अब एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना वो त्रिभुज के शेष 2 कोणों के योग के बराबर होता है। शेष 2 कोण कौन से? इसके साथ वाला जो कोण है उसको छोड़ दो, इसके अलावा एक तो ये कोण और एक ये कोण, इन दोनों के योग के बराबर होगा जो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोण एओपी जो होगा ना वो किसके बराबर होगा? शेष 2 कोण, एक तो ये वाला मतलब कोण ओ सी ए प्लस एक ये वाला मतलब ओ ए सी, इन दोनों के क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा एक तो सोचना ये है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कोण इसको तो ओ सी ए ये ले लिया, इस ओ ए सी की जगह देखो, इस ओ ए सी की जगह भी मैं क्या लिख रहा हूं? ओ सी ए, समीकरण 1 से। तो आप यहां पे आगे लिख देना समीकरण 1 से। अब दिमाग में ये चला कि ये क्यों किया, तो आप ये देखना कि ये कोण जो ओ सी ए है ये यहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है ना। तो मैं लास्ट में मैं क्या करूंगा एक्चुअल में कि मैं एक बार ये कोण लेके आऊंगा, एक बार ये कोण लेके आऊंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो यहां तो बन जाएगा ये पूरा ये वाला कोण मतलब ए सी बी। फिर एक बार मैंने देखो ये जो एओपी लिया है, एओपी एक बार ये लूंगा, एक बार इस बीओपी को लूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? मेरा एओपी बन जाएगा। इसलिए मैंने यहां वाले कोण को रिप्लेस किया है ना, मतलब मैंने इस जो सी ओ ए सी है इसकी जगह मैंने ये कोण लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये कोण यहां वाला चाहिए था मेरे को। ठीक है ये चीज। फिर देखना आगे, अब ये दोनों समान हो गए ना, तो ये दो क्या हो गए? 2 कोण ओ ए सी। ठीक है, ये किसके बराबर है? कोण एओपी के बराबर। इसको आपने नंबर दे दिया 2। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो? इसी प्रकार अब ये तो देखो इधर वाला कोण हो गया, अब ये इधर वाला भी तो बहिष्कोण ही है। ये कौन से त्रिभुज के लिए? ये इस बीओसी के लिए। तो आप क्या लिख दोगे? इसी प्रकार कोण बीओपी त्रिभुज
BOC का बहिष्कोण है। तो इस बार आपको ये ना प्रक्रिया नहीं लिखते, आप सीधी सीधा लिख दो। मैंने लिख दिया है देखो इसी प्रकार का मतलब ये का ये काम करेंगे। तो आप यहां पे लिख दो सीधा BOP बराबर किसके होगा, कोण 2। अब यही बात आगे ना आगे कि सर इस त्रिभुज का ये वाला कोण लेंगे कि ये वाला, तो मैंने क्या कहा कि हम यहाँ वाला कोण ही लेंगे, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला क्यों लेंगे, क्योंकि आपको जोड़ना तो इन्हीं को है ना, ये पूरा ACB बनाना आपको। तो ये वाला कोण है आपका OCB, तो इसको आप नाम दे दिया आपने OCB, और इसको समीकरण दे दिया आपने 3 नंबर, ठीक है जी इतना। अब देखो समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो आप। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तो जो लेफ्ट में है उनको लेफ्ट में जोड़ दो, जो राइट में उनको राइट में जोड़ दो आप। तो लेफ्ट में क्या है, AOP प्लस BOP। देखो उसमें थोड़ी सी लास्ट में थोड़ी सी यहाँ बीच में समस्या हो गई ना, तो हमने क्या किया, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिया। तो जो 2 और 3 को जोड़ा तो क्या हो गया आपके पास में AOP प्लस BOP, और आगे आपने जो जोड़ा तो ये क्या हो गया OCA प्लस OCB। फिर यहां से आपके क्या हो जाएंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, OCA प्लस OCB। तो यहां से फिर आप देखना कि AOB प्लस 2 ACB, इन दोनों को जोड़ा आपने तो OCA प्लस OCB, ये तो रहा OCA, ये रहा OCB, दोनों को जोड़ा तो पूरा क्या बन जाएगा ACB। तो इनकी जगह मैंने क्या लिख दिया ACB। तो ये अपने पास वो तीनों थ्योरम है जो आपके पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट थ्योरम भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आती है तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने को इनके जो स्टेटमेंट है ना वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, और इनको आप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। धन्यवाद।